इंदौर में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंदौर में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प होगा? देखिए, सबसे पहले अगर इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र नंबर 3, 5 और महू, इन तीनों का जो कांग्रेस की दूसरी सूची है उसमें उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। 3 से जो नाम सामने आया है दीपक पिंटू जोशी, ये नाम बहुत पहले से चल रहा था, यानी लगभग ये नाम पहले से तय था कि पिंटू जोशी को टिकट मिलेगा। पिंटू जोशी दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, युवा हैं, और इसके पहले जो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के जो सुपुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 से विधायक हैं। यानी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को वहां से मौका दिया था। आकाश विजयवर्गीय ने इनके जो चचेरे भाई हैं अश्विन जोशी, उनको चुनाव हराया था। लेकिन इस बार पिंटू की बात की जा रही थी कि पिंटू जोशी जो हैं वो युवा हैं और युवा उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। तो विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 से पिंटू जोशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। 5 नंबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं सत्यनारायण पटेल, प्रियंका गांधी के काफी खास माने जाते हैं, और ये जो टिकट है ये दिल्ली से फाइनल हुआ है। अगर बात की जाए तो ये हाईकमान से टिकट बताया जा रहा है कि हाईकमान से ये टिकट फाइनल हुआ है। सत्यनारायण पटेल जो नाम सामने आया है, इसका पिछला जो चुनाव था 1100 वोट से महेंद्र हाडिया से वो चुनाव हारे थे, 1100 वोट की महज लीड थी। इस बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया सत्यनारायण पटेल पर। लेकिन जो तीसरा नाम है महू से रामकिशोर शुक्ला, इस नाम की चर्चा शुरुआत से चल रही थी, इसलिए क्योंकि ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी एक कद्दावर नेता थे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के उन्होंने दामन थामा था और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। अब देखिए ये सीट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सीट बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि इस सीट में हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। फिलहाल इस वक्त महू से जो विधायक हैं उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, तो उषा ठाकुर के सामने ये कह सकते हैं कि एक मौका दिया गया जो बीजेपी के ही नेता रहे, कद्दावर नेता है, और उनकी गांव में बहुत अच्छी होल्ड मानी जाती है, गांव में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। जिस जहां से आते हैं, महू के जिस गांव से आते हैं शांतिनगर से, वहां 15 से 20 हजार की लीड हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट चुनौती वाली होने वाली है। अब देखिए इन तीनों सीट की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी यहां पर अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किया, यानी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया। अब देखने वाली बात है कि 3 नंबर, 5 नंबर और महू में बीजेपी किन उम्मीदवारों को मौका देती है। ठीक है, लेकिन आसपास नजर दौड़ाइएगा, कोई नाराज तो नहीं हो गया है, क्योंकि यही हम पैटर्न देख रहे हैं लगातार। कांग्रेस में टिकट मिलता है एक को, 4 लोग नाराज हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 है उसे अयोध्या कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 की जो पहचान है वो अयोध्या के सीट के नाम से है। राजा मंगवानी जो हैं वहां से उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया, और जिस दिन से ये नाम सामने आया है लगातार कांग्रेस का विरोध जो है कांग्रेस कार्यालय से लेकर सड़कों पर नजर आ रहा है, लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन्हें तो 2009 में पाकिस्तान से आए, 2009 में भारत की नागरिकता मिली है, 1997-98 में पाकिस्तान आए थे, कुछ महीने मात्र 6 महीने पहले ही कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, सक्रिय होते हैं और कांग्रेस उन्हें मौका दे देती है। सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सज्जन सिंह वर्मा के काफी खास माने जाते हैं, और ये जो टिकट है वो सज्जन सिंह वर्मा के नाम से है, यानी जो उनके खेमे से है ये टिकट है। तो लगातार वो विरोध देखने को मिल रहा है और उनके ही जो कार्यकर्ता है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके द्वारा ही ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है ये नाम उन्हें बर्दाश्त नहीं है, कोई और नाम दे दे, जो कोई और जो दूसरा कार्यकर्ता है सक्रिय है वो नाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर में ये विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर सामेर की सीट की बात करते हैं, रीना बोरासी को मौका मिला है, जो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी हैं। अब रीना बोरासी का नाम जैसे ही फाइनल हुआ है, जैसे ही कांग्रेस ने नाम घोषित किया है, सामेर में भी विरोध देखने को मिल रहा है, जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां के लोग कहना है कि स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए था, वो कार्यकर्ता चाहिए था कि जिससे वो मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी समस्या उस पर चर्चा हो सकती है। रीना बोरासी इंदौर में रहती हैं, तो इस तरीके से बाहरी प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी, इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये 2 के जो नाम है इंदौर के अंदर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती वाली जो सीट रहेगी वो देपालपुर की है। देपालपुर बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि वहां पे विशाल पटेल के सामने मनोज पटेल है, और मनोज पटेल के सामने जो निर्दलीय नाम अब सामने आ रहा है कि उन्होंने कह भी दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, और तो इस तरीके के अलग अलग जो चीजें हैं वो नजर आ रही है इंदौर में। लेकिन पार्टी को पहले समझना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं कि कितना प्रबल दांव खेलती है कांग्रेस इसे लेकर। बड़ी बात यह भी शैलेंद्र, जो विरोध हम देख रहे हैं, निष्कर्ष यही होता है कि दूसरी पार्टियां मजबूत हो जाती हैं। इंदौर की जिस तरह से मिथिलेश बात भी कर रहे थे, रतलाम का भी हमने जिक्र सुना, करनी सेना को नाराज कर दिया है।
कितना विफलता की ओर ले जाता है ये पार्टी को? अभी क्या स्थिति समझ में आती है कांग्रेस को लेकर? देखिए, एक बात आपको मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस ने दबाव की पॉलिटिक्स के चलते 3 टिकट बदले हैं। तो निश्चित ही ये नजर अब आज आएगा, क्योंकि जब टिकट बदले जाते हैं तो विरोधियों को या दूसरों को ये मौका मिलता है कि अगर विरोध करेंगे तो निश्चित ही टिकट कट सकता है। तो अब एक नई तरह की आपको विरोध की ये राजनीति तेज देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि दतिया में टिकट बदला गया है, अशोक मर्स को लेकर कई ऐसे टिकट बदले गए हैं जो 2-3 बड़े चेहरे, जिन्हें जैसे कि गोटे गांव से टिकट बदला है एनपी प्रजापति को, अब शेखर चौधरी के समर्थक शुरू हो जाएंगे विरोध करना। तो और दूसरी जगह भी ये मैसेज आता है कि टिकट के लिए अगर टिकट बदलाना है, अब घोषित हो गया है, तो विरोध करो, विरोध की रणनीति पर काम करो। और कार्यकर्ताओं को उकसाया जाता है कि आप मैदान में जाओ और आप जाकर अपनी बात रखो आला संगठन के सामने। तो विरोध की राजनीति तो तेज होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने में आएगी, ये बातें सामने आएगी। यही भाजपा में भी हुआ, लेकिन भाजपा में अगर हम बात करें तो भाजपा में कोई अभी टिकट ऐसे बड़े बदले नहीं गए, लेकिन निश्चित ही कांग्रेस ने एक टिकट बदलकर यह संकेत दे दिया है, विरोध की आग इससे और तेज ही होगी। तो यह देखने में अब आएगा कि जगह जगह से विरोध हो रहा है। शैलेंद्र, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं। इस बीच कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी जानकारी, जयस से समझौता हो गया है। कांग्रेस ने जयस को 4 सीटें दी हैं। मनावर, सेंधवा सीट जयस को दे दी गई है। रतलाम ग्रामीण का भी नाम शामिल है और बागली सीट, ये चारों सीटें अब जयस के नाम। सेंधवा में मौजूदा कांग्रेस विधायक का टिकट कटा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। कांग्रेस एक तरफ ये भी कोशिश कर रही है इनके तमाम बड़े नेता कि अपने समर्थकों को टिकट दे सके, सर्वे को भी आधार मान रहे हैं। साथ ही साथ कहीं कोई रिस्क ना हो तो जयस के साथ भी कहीं ना कहीं समझौते की कोशिश हुई है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रतलाम ग्रामीण का नाम भी शामिल है जयस के साथ समझौता कांग्रेस का। सुधीर, देखिए, जयस के साथ अगर समझौता हुआ है तो फिर सैलाना को क्यों छोड़ा है? क्योंकि सैलाना से कांग्रेस, जयस का बड़ा नाम है कमलेश्वर डोडियाल, आखिर उनके साथ में क्या हुआ? अगर कमलेश्वर वहां खड़े होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा डैमेज करते हैं। कमलेश्वर ने, आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान 3 जो जिला पंचायत की सीटें हैं वो जीती थी, करीब 70 से 80 हजार वोटों पर उसने कब्जा किया था। तो आप सैलाना सीट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जयस को साधने की कोशिश बिल्कुल की है। लक्ष्मण सिंह डिंडोर जो जनपद सीईओ रहे हैं, इसके पहले सब इंस्पेक्टर थे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वे अब कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने यहां से टिकट लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका भी यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के आधा दर्जन पदाधिकारियों ने, जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस को, उनको ये अपने ज्ञापन देके बात स्पष्ट करी थी कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं लक्ष्मण सिंह डिंडोर बाहरी उम्मीदवार यहां से, तो वे पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। और आज से, अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे विरोध शुरू हो जाएगा। रतलाम के कोर्ट चौराहे पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है रतलाम ग्रामीण के, वो अब लक्ष्मण सिंह डिंडोर का पुतला भी जलाएंगे। तो सिर्फ बगावत आलोट जावरा में नहीं है, रतलाम ग्रामीण में भी बड़ी बगावत यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि लक्ष्मण सिंह डिंडोर को आखिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2018 के चुनाव में लक्ष्मण सिंह डिंडोर टिकट लेके आए थे, लेकिन बाद में उनका टिकट बदल दिया था। तो लक्ष्मण सिंह डिंडोर दूसरी बार यहां पे उतर रहे हैं। आपने जहां तक जो नया अपडेट दिया है, 4 सीटें कांग्रेस ने जयस को दी है, तो उसमें बड़ा सवाल यही है कि क्या जो दूसरी सीट है, सबसे अहम सीट है रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट, तो क्या वहां पर भी जो जयस के नेता है कमलेश्वर डोडियाल, बड़ा नाम है, क्या वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? तो इन सभी बातों के जो जवाब है, सवालों के जवाब है, इनका जो है जवाब आना अभी बाकी है। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो कार्यकर्ता है जिनकी आपने बात करी, अभी जो नेता है लक्ष्मण सिंह डिंडोर, बाहरी बताए जाते हैं। और रतलाम ग्रामीण में भी यही बात थी कि बाहरी वर्सेज जो स्थानीय, उसका यहाँ पे मुद्दा था। चलिए, बहुत गंभीर हो जाते हैं कई बार सुधीर हम इस तरह की बातों में। जश्न की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आतिशबाजियां होती हुई उन तमाम उम्मीदवारों के नाम जिनके नाम 88 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। 11 महिलाओं को टिकट मिला है, 7 विधायकों का पत्ता साफ भी हुआ, लेकिन कई जगह ऐसी जहां पर खुशी का माहौल भी। ये तस्वीरें आप देखिए, 100% आश्वस्त है कुछ नेता अपनी जीत को लेकर। कांग्रेस पहले से ही संकेत दे चुकी थी और अब ये तस्वीर क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जो माहौल है तनाव दबाव का, प्रेशर पार्टीज का, आतंक का, यूपी और बिहार के जो राजनीति हो रही है यहाँ की, उसको खत्म करने का, क्षेत्र में अच्छा माहौल हो, साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, हमारे अच्छे रोजगार के अवसर हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो,
व्यवसाय शिक्षा हो, किसानों का जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस जीत होगी। तो इस बार वाराणसी में कांग्रेस। हम लोग शुरू से यहाँ के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बेसिक मंडला के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेसिक जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मंडला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन हमारा ट्राइबल के अलावा यहाँ पर 50% से ज़्यादा सामान्य वर्ग है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनका अपना, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे युवा हो। हमको एक ऐसा एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि सब समाज के लिए हम एक अच्छा प्रतिनिधित्व दें और बेसिक चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे सब चीज़ें हम मंडला को दें, ताकि हम एक अच्छा। कांग्रेस ने अपनी दूसरी की और शुरुआत से रामवीर सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिकरवार के निवास पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हालांकि रामवीर सिकरवार जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके परिजन बेहद उत्साहित है और टिकट मिलने के बाद जश्न का माहौल है। आधी रात को जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद इस तरीके के नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुनील अंजित। चलिए अब सीधे आपको नरसिंहपुर लिए चलते हैं। सही कि आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, समीकरण जरा समझाइएगा, कांग्रेस क्या कुछ चाहती है यहाँ पर, कौन से प्रमुख नाम है, विरोध कितना है, ये एक मुख्य पॉइंट है, ये बताइएगा। ये नरसिंहपुर का ये महत्वपूर्ण ये सीट है। यहाँ नरसिंहपुर की 4 विधानसभा हैं, जहाँ प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, जालम सिंह यहाँ से पूरे पहले विधायक रहे हैं, अभी विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र से प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा नाम, मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। उनका गृहनगर है गोटेगांव, जहां से पहले कांग्रेस ने शेखर चौधरी को टिकट दी थी और कल की जो लिस्ट आई है उसमें बदलकर एनपी प्रजापति को टिकट दी है। तो ये बड़ा समीकरण है। पटाखों की आवाज के बीच कहीं खुशी भी है तो कहीं गम भी है। गाडरवारा में यदि हम बात करते हैं तो पहले जो पिछले जो विधायक हैं उनको ही टिकट मिला है, और तेंदुखेड़ा की बात करते हैं तो संजय शर्मा, यानी जो 3 सिटिंग एमएलए थे उनको फिर से कांग्रेस ने टिकट दी है। और अब कहीं खुशी कहीं गम की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले जब शेखर चौधरी को टिकट दी थी, उन्होंने अपने कार्यालय का शुभारंभ कर लिया था, माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना कर दी थी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर दिया था कि जो भी अब गोटेगांव का कार्यकर्ता होगा वो शेखर चौधरी होगा। लेकिन अब जिस तरह से समीकरण बदले हैं, एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है, प्रहलाद पटेल का गृहनगर है, तो अब देखना ये होगा कि जो निगाहें गाडरवारा पर टिकी हुई थी कुछ दिनों से गौतम पटेल पे, गौतम पटेल का अगला स्टेप क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी रहे हैं, तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन की है, और ऐसे ही अब ये बात आई थी कि अब शेखर चौधरी का क्या होगा। तो सारी निगाहें, सारे मतदाता, सारे जिले की जो सोच है, सारे जिले के मतदाताओं की जो सोच है, यहाँ की आवाम की जो सोच है, अब गोटेगांव पे टिकी हुई है कि अब गोटेगांव में जो शेखर चौधरी का टिकट बदला गया है उनका अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि अब हो सकता है कि शेखर चौधरी निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से हाथ। आप कह रहे हैं कहीं खुशी कभी गम ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस में। हालांकि मिथिलेश की ओर में रुक करना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास आशीष। मिथिलेश, एक बड़ा सवाल ये कि क्या नाराज लोगों को मनाना आसान होगा, समझौता संभव होगा? क्योंकि आप तब तक उम्मीद देते जाते हैं कि आपको टिकट देंगे, सूची आती है, नाम हट जाते हैं और फिर ये विरोध। देखिए, आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नाम करते हैं उन्हें उम्मीद होती है, कई सालों से सक्रिय भी रहते हैं, और एक उम्मीद रहती है कि पिछले जिन सालों में उन्होंने काम किया शायद इस बार उन पर पार्टी भरोसा जताएगी। तो कहीं ना कहीं से वो नाराजगी भी नजर आती है। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी 2 चीजों के लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुशासन के अगर डंडे की बात करें तो जब शुरुआत में जब बीजेपी की जो लिस्ट आई थी उसके बाद जो विरोध देखने को मिला था, लेकिन वो अब नजर नहीं आ रहा है। यानी संगठन स्तर पर जो अनुशासन की बात की जा रही थी वो नजर आ रहा तस्वीरों में कि अब जो भी लिस्ट सामने आ रही है कहीं भी विरोध इस तरीके से खुलकर नजर नहीं आ रहा है। जो नाम फाइनल हो चुका है वो सर्वमान है, उनके साथ समर्थन में चुनाव लड़ना है, उन्हें सपोर्ट करना है, तमाम चीजें नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि नाम जैसे ही सामने आ रहा है उसके बाद एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, और जो विरोध है वो सिर्फ देखने को नहीं मिल रहा, खुल के विरोध हो रहा है। और उनके जो कार्यकर्ता है, चाहे वो नेता है,
वो नाम के साथ भी विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और साफ साफ करते हैं कि ये नाम बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए ये बड़ी चुनौतियां, इसे संभालना होगा क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत कम दिन का समय है, चुनाव नजदीक है। और अगर इस तरीके से जो भीतर घात है या अंदरूनी जो लड़ाई है अगर वो सड़कों पर नजर आएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर सकती है। तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, सभी के लिहाज से अगर प्रदर्शन जारी रहेगा, इस तरीके से खुल के जो विरोध आएगा तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह है कि कांग्रेस किस तरह से इसे हैंडल करती है, ये देखने वाली बात है। आशीष, एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूं। एनपी प्रजापति का नाम क्या मान रही थी कांग्रेस? पहले कुछ और नाम था क्या अब इसे तय किया गया जब ये माना जा रहा था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या इतिहास रहा है इस नाम के पीछे? जी, पहली जो लिस्ट आई थी 144 प्रत्याशियों की, उसमें एनपी प्रजापति का नाम नहीं था। सिटिंग एमएलए और उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष, बावजूद नाम काट दिया जाना कहीं ना कहीं बड़ी खबर थी नरसिंहपुर जिले के लिए, प्रदेश के लिए। और उसके बाद फिर एक बार ये बात आई कि अगली लिस्ट आई है, अगली लिस्ट में रिप्लेस कर दिए गए शेखर चौधरी और एनपी प्रजापति का नाम आया। तो जो बीच में जो समय था 144 से 88 के बीच की, पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट के बीच का समय था, उसमें ये बड़ा जम के हल्ला उड़ा कि एनपी प्रजापति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जल्दी शामिल हो सकते हैं। अब कैसा समीकरण होगा नरसिंहपुर का? प्रहलाद पटेल और एनपी प्रजापति साथ हो जाएंगे तो क्या होने वाला है? ये सारी बातों के बीच कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस पर कुछ दबाव बना है। और इसके बाद कल जो दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद उन्हें रिप्लेस करके शेखर चौधरी को अलग करके एनपी प्रजापति का नाम घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे का मात है, सर्वे में क्या निकल के आया था कांग्रेस के, क्योंकि शेखर चौधरी जिस तरह से बात कर रहे थे कि हम सर्वे में टॉप आए हैं, सर्वे में मेरा नाम आया है, तब तो दिया गया है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है। लेकिन अब वो जनता का प्यार, जनता का स्नेह कांग्रेस कहां ले गई, कहां भूल गई, या सर्वे को दरकिनार कर दिया गया? क्या हुआ है? कांग्रेस की अंदरूनी बातें क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच इस बात को लेके बड़ा ऊहापोह है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस को। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है शैलेंद्र, हम लगातार इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं और बहस का एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है कि पार्टी के नेताओं की चली या सर्वे की चली। महत्वपूर्ण बात शैलेंद्र ये भी कि हम लगातार देख रहे हैं कि जश्न की तस्वीरें तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ विरोध बहुत ज्यादा है। 2018 के समीकरण जब देखते हैं या टिकट वितरण के समय जब आप देखते हैं, क्या यही स्थिति थी पहले? क्या यहां पर हालात अलग नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में यह एक हमेशा से परंपरा में है कि विरोध होता है तो खुलकर होता है। कांग्रेस का एक कल्चर है, कांग्रेस में कार्यकर्ता खुलकर अपनी नाराजगी भी जताते हैं और खुलकर अगर टिकट मिला तो खुशी भी जताते हैं। तो कांग्रेस ने आज फिर ये आपको देखने को ही मिलेगा। 2018 के चुनाव में भी खूब बवाल हुआ था और पिछले चुनाव में देखा जाए तो 3 बड़े फैक्टर थे। वहां कमलनाथ थे, दिग्विजय थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। तो तीनों के समर्थकों के बीच एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि तीनों बड़े नेता अपने अपने नामों की लिस्ट दे देते थे। तो तीनों में से वो विवाद होने के बाद दिल्ली में सुलझता था कि इसको टिकट दे या उसको टिकट दे। लेकिन इस बार फिर वही समीकरण है। इस बार भले ही 2 नेता है, कमलनाथ तो दिग्विजय, लेकिन विरोध फिर शुरू है। खुशियों का भी माहौल देखने में आ रहा है। वैसे भी कांग्रेस में माना जाता है कि अगर आपने टिकट पा लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। तो आधी लड़ाई जिसने जीत ली वो तो खुश है, लेकिन जिसे टिकट नहीं मिला वो मान रहा है कि पूरी लड़ाई में हार चुका हूं। तो अब वो विरोध करके, प्रेशर पॉलिटिक्स करके, और ये देखने में भी आया है कि टिकट बदले हैं। तो कांग्रेस में निश्चित ही फिर माना जा सकता है कि कुछ टिकट फिर बदले जा सकते हैं अगर विरोध बढ़ेगा और नाराजगी सामने आएगी और ये लगेगा कि टिकट ये हार सकते हैं। पर फिर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस बड़ा नप्पा तुला इस बार कैलकुलेशन करके ही टिकटों की घोषणा उसने की है। सुधीर, जो विरोध है करना चाहूंगी। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधीर, आप लगातार इस बात का जिक्र करें कि कांग्रेस यहां पर मुश्किल में फंस सकती है और मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी ये बता रहा है कि पार्टी को कहीं ना कहीं विचार विमर्श की जरूरत अभी भी रतलाम में है। एक और बड़ी बात यह कि समझौते की कोशिश हो रही है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। रतलाम में क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? रतलाम में 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। पहली आलोट की, जहां पर मनोज चावला विधायक है और उन्हें फिर से टिकट दिया है, वहां से प्रेमचंद गुड्डू किला लड़ा रहे हैं।
आज प्रेमचंद गुड्डू, खबर यही है कि दिल्ली पहुंच सकते हैं। 2 से 3 दिनों तक के दिल्ली में प्रेमचंद गुड्डू डेरा जमाएंगे और खबर यह भी है कि दशहरे के बाद वे मैदान संभाल सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा है और वो नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। तो प्रेमचंद गुड्डू ही अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अगर उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया। तो एक बड़े नेता है, पूर्व सांसद है, पंधाना और आलोट से ही वे विधायक रह चुके हैं। उनका यह कहना है कि जो वर्तमान की जनता उनके साथ है और वर्तमान जो विधायक है वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके यहां पर। तो प्रेमचंद गुड्डू एक बड़ा फैक्टर होगा। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं प्रेमचंद गुड्डू। तो अब देखना यह कि उनका अगला स्टैंड क्या है। दूसरी बात, जावरा सबसे अहम सीट। पिछली बार जो है भाजपा इस सीट पर सिर्फ 500 वोटों से जीती थी। तो इस बार यह माना जा रहा था कि भाजपा कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट पे कम बैक कर सकती है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने एक ऐसे कैंडिडेट को यहां पे मैदान में उतारा है जिसका नाम सर्वे में नहीं था। और कल रात ही हमने देखा कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और 2 से 3 जगहों पर हमने देखा है कि उनका विरोध देखने को मिला और पुतला भी कार्यकर्ताओं ने जलाया था। इस सीट की अगर मैं बात करूं तो वीरेंद्र सिंह राठौर सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने आए थे। पिछले 5 सालों से वो लगातार बाहरी होने के बावजूद इस सीट पर मेहनत कर रहे थे और लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए थे। वे भी बीते 1 महीने से दिल्ली में ही डटे हुए हैं और वे भी दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं। साथ ही साथ डीपी धाकड़, बड़े किसान नेता और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठन उसके संयोजक रहे, कमलनाथ के करीबी। कमलनाथ ने उन्हें इशारा भी किया था कि आपको टिकट मिलेगी, आप तैयारी कीजिए। तो बीते 2 सालों से डीपी धाकड़ भी जावरा में सक्रिय थे। राजेश भरावा, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के समर्थक वो भी लगातार जावरा में सक्रिय थे। तो ये 3 बड़े नाम है। और इसके अलावा सबसे बड़ा नाम जीवन सिंह शेरपुर, करणी सेना के जो अध्यक्ष है, करणी सेना परिवार के जो अध्यक्ष है। 80 सीटों पर जो अपने कैंडिडेट लड़ाने वाले थे उनको कहीं ना कहीं रोका गया था कि नहीं, हम आपको टिकट देंगे, हम आपको मैनेज करेंगे। 4-4 घंटे उनकी बैठक हुई कमलनाथ के साथ में, जिसमें प्रियव्रत सिंह के साथ में आला जो दूसरे नेता थे वो भी मौजूद थे। सब कुछ मैनेज था। आखिर उनका टिकट कांग्रेस ने क्यों काटा, उनको मैदान में क्यों नहीं उतारा, बड़ा सवाल यह है। और अब देखना यह है कि क्या जीवन सिंह 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे निर्दलीय, ये एक अहम सवाल होगा। क्योंकि परिवर्तन भी सुधीर हम लगातार देख भी रहे हैं। हो सकता है कि टिकटों में परिवर्तन आगे भी हो, हालांकि इसकी आशंकाएं कम है क्योंकि बहुत फाइनली मंथन के बाद इसे उतारा गया है। देखना होगा आगे क्या होता है। इंदौर में चलती हूँ एक बार फिर से, मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये तमाम समीकरण जमीनी स्तर पर हम समझ भी रहे हैं, लेकिन प्रमुख सवाल तो यही आता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इंदौर की जब आप बात करते हैं तो बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक यहां पर है। कैलाश विजयवर्गीय कितने प्रचलित है हम ये समझते भी हैं। बड़ी बात यह भी कि जनता ये कह रही है कि 18 साल में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नया चेहरा अगर आता है तो मौका देने में कोई हर्ज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता ने कहा है और जनता कह रही है, क्योंकि हम लोग सब ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, लगातार जनता के बीच में हैं और उनका मन टटोलने का प्रयास भी कर रहे हैं, उनसे जानने का भी प्रयास किया हमने। तो वो खुलकर भी अपनी बात कह रहे हैं। इस बार के जो वोटर्स हैं, हालांकि कई सारे ऐसे वोटर्स हैं, उनका कहना है कि वो मतदान के दिन ही ये तय करेंगे कि उन्हें किसके साथ जाना। लेकिन खुलकर कई लोगों ने अपनी बात भी रखी है कि कहीं ना कहीं 18 साल हो गए, कुछ न कुछ नया चेहरा भी हो सकता है। तमाम अलग अलग बातें, लेकिन कई ऐसे जो वोटर्स हैं उनकी बातें भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार की योजनाएं थी, सरकार की जो पॉलिसी थी, अलग अलग उन सब चीजों को लेकर उन्होंने चर्चा की, वो काफी बेहतर थी। तो देखिए, लेकिन अब इंदौर की अगर मैं प्रॉपर बात करता हूं, एक सीट, क्योंकि विरोध की बात की जा रही है, विरोध के बीच में जो 3 नंबर का सीट फाइनल हुआ है, बिल्कुल नया चेहरा है पिंटू जोशी। अब पिंटू जोशी के जो चचेरे भाई हैं अश्विन जोशी, बार बार उन्हें मौका मिला, लेकिन कभी खुलकर उन्होंने अपने ही भाई का नाम आगे नहीं बढ़ाया। अब पिंटू जोशी का जो बैकग्राउंड उसकी समझ लेते हैं। महेश जोशी जो रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, मंत्री रहे, उनके जो बेटे हैं वो हैं दीपक पिंटू जोशी। इन नामों की कभी खुल के समर्थन या कभी खुल के नामों को कभी आगे खुद अश्विन जोशी ने नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो अंदरूनी लड़ाई की हम बात कर रहे हैं या कांग्रेस के विरोध की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा चुनौती रहने वाला कांग्रेस के लिहाज से 3 नंबर का। क्या अश्विन जोशी भाई का सपोर्ट करते हैं, या आज तक जिस तरीके से बात सामने नहीं आई है, कभी खुल के उन्होंने नाम नहीं रखा है, तो क्या वो स्थितियां देखने को मिलेगी? अगर वो स्थितियां देखने को मिलेगी तो फिर से कहीं ना कहीं से ये कांग्रेस के लिए जो सीट है 3 नंबर, ये टफ हो सकता है, क्योंकि वहां से युवा विधायक रहे आकाश विजयवर्गीय, लंबे समय तक सक्रिय रहे, लगातार वहां पे काम किया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कि क्या बीजेपी आकाश विजयवर्गीय को मौका देती, क्योंकि युवा है, लेकिन आकाश विजयवर्गीय को लेकर कहा जाता है, उनके जो पिता हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो खुद कह चुके हैं कि वो पार्टी को एक पत्र लिख चुके हैं कि
मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, किसी दूसरे को मौका दिया जाए। तो देखने वाली बात है जिस तरीके से गोलू शुक्ला जो वर्तमान में यहाँ के जो इंदौर आईडीए के उपाध्यक्ष हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है, जो यहाँ के नगर अध्यक्ष गौरव रद्दीवे उनका नाम सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ से जो पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन है उनके घर से भी एक टिकट की बात सामने आ रही है। तो ये कुछ नए नाम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए 3 नंबर, 5 नंबर और महू ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 3 सीट को होल्ड करके रखा गया और इन 3 सीट को होल्ड किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलाव की संभावना है, क्योंकि इसके पहले जो नाम है जिन्हें मैदान में उतारना था, जो नाम बिल्कुल फाइनल थे वो नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन 3 नंबर, 5 नंबर और महू की सीट को होल्ड किया गया था। बाकी इंदौर की सारे जो विधानसभा सीट है उसकी तस्वीर फाइनल हो चुकी है। तो कांग्रेस की जितने भी 9 विधानसभा है इंदौर के लिए सभी प्रत्याशियों का नाम सामने आ चुका है। बीजेपी के लिए नाम रुके हुए हैं, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 3 नंबर में कोई नया नाम हो सकता है, 5 नंबर में भी नया नाम हो सकता है, और अगर महू की बात की जाए तो महू में भी 2-3 नाम हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो संगठन के लिए लगातार काम करते हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। तो ये तीनों जगहों पे बदलाव की स्थिति दिख सकती है। लेकिन फिर से वही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में जो नाम सामने आता है उस नामों की अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो खेमे का नाम नहीं जुड़ा होता है कि ये इस गुट से या उस गुट से, बहुत कम देखने को इस तरीके की स्थिति मिलती है। अनुशासन का डंडा जो है वो पहले ही चल चुका है, क्योंकि जो सख्त चेतावनी दी गई थी, जो सख्त लहजों में समझाया गया था कि किसी प्रकार का विरोध है वो सड़कों में नजर नहीं आना चाहिए, खुल के विरोध नजर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें भी नजर आ रही है। कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि जो वहां पर विरोध होता है वो खुल के नजर आता है, नाराजगी जो है वो सड़कों पर नजर आती है, जो कार्यकर्ता है खुल के अपनी बात करते हैं। देखिए, जैसे ही 4 नंबर सीट फाइनल होती है राजा मंगवाने के बाद में पुतला दहन किया जाता है, पुलिस भीड़ को हटाती है, कांग्रेस कार्यालय के सामने ही ये एक बड़ा प्रदर्शन किया जाता है, और सिर्फ एक दिन नहीं, ये लगातार कई दिनों तक प्रदर्शन चलता रहा। खुद जो कैंडिडेट है जिन्हें मौका मिला है उनको ये कहना पड़ा दोनों ही कि पार्टियों में देखते हैं। मिथिलेश, लौटूंगी नरसिंहपुर की, हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आशीष, जरा बीजेपी के लिहाज से भी समझाने की कोशिश करिएगा। अब कांग्रेस के नाम हमने देख लिए हैं, बीजेपी के लिए यहां पर मुद्दे ज्यादा भारी रहते हैं या समीकरण? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ सिटिंग एमएलए थे नरसिंहपुर विधानसभा से, वो सिर्फ एक ही नरसिंहपुर में 4 सीटों में एक ही सीट पे भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। जालम सिंह पटेल यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। अब लेकिन उनकी जगह जिस तरह से उनके बड़े भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ने आए हैं, उससे यहाँ का चुनाव और चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी से बढ़ी हुई हैं। ऐसे में नरसिंहपुर जिले की 3 विधानसभाओं से तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया, लेकिन जो तेंदुखेड़ा का समीकरण है, तेंदुखेड़ा में संजय शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके सामने प्रत्याशी लाना अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। तो वहां अभी भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद और यहाँ का माहौल किस तरह बदलता है, किस तरह रुझान होते हैं पब्लिक का, वो तय करेगा। लेकिन जिस तरह से प्रहलाद पटेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ सांसद राव उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम वह गाडरवारा से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं थी, और उसके चलते ही इतने बड़े नाम, सांसद, केंद्रीय मंत्री धरातल पर आए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब भी हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जब भी पार्टी का जो आदेश हुआ है उसको करने के लिए हम बिल्कुल हमेशा से तैयार रहे हैं। लेकिन पब्लिक समझ रही है कि इतने बड़े नामों को लाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संकट दिखा रहे थे। तो अब ऐसे हाल में चुनावी समर तेज हो गया है, लगातार सभाएं चलने का दौर शुरू होने वाला है, शिकवा शिकायतें मनाने का दौर ये चल रहा है। आगे 1-2 दिन और ये समीकरण चलेंगे, लेकिन उसके बाद किस तरफ हवा चलती है, कैसा रुझान होता है, वो तय करेगा कि आखिरकार पब्लिक का मूड क्या है। फिलहाल तो पब्लिक नवरात्रि के सीजन में, दीपावली के सीजन में थोड़ी सी उलझी हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियां ये बता रही हैं कि आने वाला जो समय होगा सभी दोनों पार्टियों के लिए काफी कठिन होने वाला है, और बराबरी का टक्कर का मुकाबला मध्य प्रदेश में ही भी ये बात की जा रही है, तो नरसिंहपुर में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, आप त्योहारों की उलझन की बात करें, इस उलझन का विरोध भी कई जगह हो रहा है, छत्तीसगढ़ की अगर इशारा करते हैं, खैर ये अलग मुद्दा है। अब शैलेंद्र, एक बार फिर से आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। अगर आप बर्ड आई व्यू से दोनों ही पार्टियों को देखते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि लिस्ट आना भी बाकी, इस बात को हम लगातार दरकिनार कर ही रहे हैं, आप दोनों ही पार्टियां सधे हुए ढंग से लिस्ट जारी करती हैं। एक वो पार्टी जो कि अब प्रचार प्रसार की अटकलें खोजने की कोशिश कर रही है, कैसे अब आगे कदम बढ़ाया जाए ये देख रही है। कांग्रेस जिसके पास प्रचार प्रसार की भी समस्या है, एक और बड़ी समस्या ये कि नाराज नेताओं को मनाना है।
देखिए बिल्कुल भाजपा देखा जाए तो कदम दर कदम बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। भाजपा ने अपनी सबसे पहली सूची तो आचार संहिता लगने के काफी 1 महीने पहले ही घोषित कर दी थी। तो वो जो 39 प्रत्याशी थे वो करीब 2 महीने से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उसके बाद दूसरी सूची भी भाजपा ने बहुत पहले जारी कर दी। तो देखा जाए तो जो 79 जो प्रत्याशी थे वो चुनाव मैदान में आचार संहिता लगने के पहले ही जा चुके थे। तो भाजपा कहीं ना कहीं उस समय पर रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत आगे दिखाई दे रही थी, बढ़ती हुई, कि भाजपा बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रही है। और जो विरोध भी हुआ था, पहली जो सूची आई थी उसमें करीब 12 सीटों पर विरोध सामने आया था। तो भाजपा ने उस डैमेज को भी कंट्रोल किया, जो विरोधी सामने आए, जिन नेताओं को, उन सबको साध लिया। उसके बाद दूसरी सूची में थोड़ा बहुत विरोध आया, उसको भी साध लिया। और उसके बाद भाजपा ने जन आशीर्वाद रथ यात्रा तो अपनी निकाल चुकी है। अब कल देखे जाए तो भाजपा ने अपने 230 विधानसभा में हाईटेक रथ भी रवाना कर दिए, जो कि एमपी के मन में मोदी थीम के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। तो भाजपा के रथ तक विधानसभाओं में घूमना शुरू हो चुके हैं, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ये जरूर बात है कि भाजपा की भी अभी एक बड़ी सूची आना बाकी है। बिल्कुल, जो और इसी सूची के इंतजार में सभी हैं कि अब ओपोनेंट्स तो पता चल गए हैं, लेकिन पार्टी अपनी तरफ से क्या उतारती है ये देखने वाली बात है। बनी रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ। एक बार फिर से मैं रतलाम की ओर रुकना करना चाहूंगी। सुधीर, हम लगातार अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हैं, एक तरफ मुद्दे होते हैं, एक तरफ समीकरण होते हैं और दूसरी तरफ होता है हिंदुत्व। रतलाम में बहुत मेगा कार्यक्रम हुए हैं इस बार, ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि बीजेपी ने भी पूरा जोर डाला है। हिंदुत्व को लेकर क्या राय है यहाँ लोगों की? क्या इस ओर भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आप देखते हैं, या फिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इनका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है, या कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए हैं उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, योजनाओं का बिल्कुल असर पड़ेगा। और जहां तक आपका सवाल है हिंदुत्व का लेके, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक कैंडिडेट थे यहाँ पे, कैंडिडेट है अभी यहाँ पे प्रभु राठौर, उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने पूरे सावन जो मास आता है उसमें पूरे समय हजारों लोगों को रतलाम से उज्जैन महाकाल लोक के और महाकाल बाबा के दर्शन करवाए हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस नजर आई थी। उसके बाद जब रतलाम में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है चेतन काश्यप ने जया किशोरी की बड़ी यहाँ पे भागवत करवाई थी, उसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़े थे और उसी को देखते हुए कांग्रेस ने घर घर जाकर भागवत गीता बांटी थी। तो हिंदुत्व के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस कहीं भी भाजपा से पीछे नहीं है। भाजपा को बराबरी से यहां पर कांग्रेस ने टक्कर दी। और रतलाम शहर की जहां तक बात है तो पुराना चेहरा पारस सकलेचा, जो पहले महापौर रहे, उसके बाद 2008 में वे विधायक बने, लेकिन 2013 में जब वे चुनाव हार गए थे, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया। 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं पारस सकलेचा, बड़े नेताओं के लगातार संपर्क में, जो वचन पत्र बना था उसे बनाने में उनकी अहम भूमिका थी और लगातार जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ हमेशा जो है विधानसभा के अंदर चुनौतियां खड़ी करते रहे हैं। चाहे व्यापम की बात हो या नर्सिंग घोटाला या कोई भी घोटाला हो, उसकी नींव में अगर हम देखेंगे तो पारस सकलेचा ही नजर आते हैं। तो पारस सकलेचा पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। चूंकि इसके पहले मयंक जाट का नाम सामने आया था, मयंक को एक आपराधिक मामले में उन्हें सजा हुई है, जिसके चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो अब पारस सकलेचा मैदान संभालेंगे, इस बार तीसरी बार वे मैदान में होंगे। और अब देखना ये है कि कांग्रेस की मेहनत कितनी यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। सुधीर, लौटूंगी मैं आपके पास। मिथिलेश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, ट्रेन में पहुंचकर जरूर आपने लोगों से बातचीत की, लेकिन लाडली बहनाएं एक तरफ थी। आप जब भी किसी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे आपको एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता देखेगी और दूसरी तरफ आपको देखेंगे लाडली बहनें। बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करती हैं। जब महिलाओं से आप बात करते तो कहती हैं कि मामा ही आएंगे, हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें सम्मान भी दिलाया है, बड़ी बात यह कि इस गैस सिलेंडर का भी वादा है। ये एक बड़ा प्रभाव डालती हुई। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रभाव डालेगी, क्योंकि हम लगातार लोगों के बीच में मौजूद हैं और चुनाव में ये मुद्दा सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। अगर महिलाओं से जब भी हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो उनका कहना है कि मामा पर उन्हें विश्वास है। मामा ने उन्हें 1000 रुपये दिया है, मामा की कई सारी योजनाएं जिससे उन्हें उनका लाभ मिल रहा है। तो उनका कहना है कि हम इस योजनाओं के साथ आगे जाने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस बीच में आपको थोड़ा सा इंदौर के, क्योंकि अभी हिंदुत्व की बात हो रही थी, तो उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा इंदौर से कि इंदौर में क्या कुछ खास नजर आ रहा है। देखिए, अब अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 की टिकट की हम बात करते हैं तो सबसे हॉट सीट है, सबसे
सबसे बड़ा दिलचस्प चुनाव यहाँ लड़ा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ संजय शुक्ला है तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय के सपोर्ट में लगातार जो बड़े लीडर हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। लेकिन दो देखिए, इसमें समझने वाली चीज है बड़ी खास, संजय शुक्ला लगातार 5 साल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने सबसे ज्यादा अयोध्या की यात्रा अपने क्षेत्र के लोगों को कराया है। और अयोध्या की यात्रा में वो अक्सर ट्रेन में अपने साथ वहां के जो लोग हैं। रोक रही हूं आपको मिथिलेश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस की जारी हुई दूसरी लिस्ट में सीधी विधानसभा से पार्टी ने ज्ञान सिंह पर भरोसा जाहिर किया है। पार्टी से टिकट का ऐलान होते ही सीधी में उनके समर्थकों ने जहां जमकर आतिशबाजी की, तो आधी रात को ही प्रत्याशी के घर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा था। ज्ञान सिंह मीडिया से मुखातिब हुए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हाईकमान और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जाहिर किया। ये तस्वीरें आप देखिए सीधी की, प्रत्याशी का ऐलान, और उसके बाद ना सिर्फ उत्साह है बल्कि ऐसा जोश कि रात को ही निकल पड़े घर से। आतिशबाजी की कार्यकर्ताओं ने, हौसला अफजाई की कोशिश रात से शुरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी, पूर्व मंत्री CWC के हमारे सदस्य बड़े भाई कमलेश्वर पटेल जी, जिस तरह से माता परमेश्वरी की कृपा से सभी नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं कोशिश करूंगा कि ये विश्वास उन्होंने ज्ञान सिंह के ऊपर नहीं किया है। ये विश्वास सीधी जिले के हर युवाओं पे किया है। आज मेरी बात आपके कैमरे में कैद हो रही है। यदि ईश्वर ने मौका दिया तो सीधी जिले की मैं तकदीर और तस्वीर बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। तकदीर तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं ये, हालांकि चुनाव के बाद उन्हें क्लिप जरूर दिखाई जाएगी। मिथिलेश, एक बार फिर से आपकी ओर रुख करते हुए अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, उसके बाद शैलेंद्र के पास चलेंगे। शुक्ला लगातार लोगों के बीच में इस बात को लेकर जा रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर, तो लगातार वो ये बात कर रहे थे कि अयोध्या दर्शन कराने के मेले के गया, सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन मैंने कराया, सावन में सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ के कार्यक्रम है वो विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 में हुआ। इसी चीज को लेकर अब काउंटर कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। और देखिए, वो काउंटर कर रहे हैं कि वो सीधा सीधा ये कहते हैं जब भी जनता के बीच में जाते हैं कि इस जनवरी में रामलला का दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा, भव्य उद्घाटन जा रहा है। और वहीं से कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं उन पर वो वहां से हमला भी कर रहे हैं, यानी एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। और सनातन के बयान को, यानी जो स्टालिन का जो बयान है उस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है। सनातन धर्म पे लगातार जिस तरीके से हमला किया गया और सनातन धर्म में जिस तरीके से कांग्रेस का जो रिएक्शन सामने आया उसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात कर रहे हैं। जितनी भी उनकी सभाएं होती हैं सबसे पहले वो शुरुआत सनातन से करते हैं, दूसरी बात वो अयोध्या से करते हैं। यानी जो दो बड़ा मैसेज है वो जनता के बीच में देना चाहते हैं। वहीं से कि अगर अयोध्या दर्शन की बात कराई जा रही है और सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन की बात कराई जा रही है विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 में, तो उसका काउंटर उन्होंने सीधा शुरुआत किया है कि वो सबसे पहले अयोध्या और सनातन पर जिन लोगों ने बयान दिया है उसके साथ वो शुरुआत करते हैं। कल जब तेजस्वी सूर्या भी आए थे, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी सनातन को लेकर विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 से हमला किया और कहा कि जो कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में किया है, पश्चिम बंगाल के सामने ममता बनर्जी खड़ी थी जो कलकत्ता में डरी हुई थी, उन्हें यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए उतारा जा रहा है। जो लोग सनातन में हमला करते हैं, जो एनडी गठबंधन है, जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनके साथ ये लोग खड़े हैं। तो देखिए, सीधा सा जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि किस मैसेज के साथ, किस एजेंडे के साथ में चुनाव में पार्टी उतरेगी। और सबसे पहले अगर चुनावी सभाओं को संबोधित करना है तो किस मैसेज को सबसे पहले जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि अक्सर कैलाश विजयवर्गीय जिनका प्रभाव मालवा निमाड़ की 66 सीटों पे है, दिग्गज नेता है, बड़े नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। तो यहां से एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं, ठीक है, सनातन का हम जिक्र लगातार मिथिलेश कर रहे हैं, रुक रही हूँ आपको क्योंकि शैलेंद्र के पास जाना जरूरी, क्योंकि जब आप सनातन का जिक्र करते हैं आप रामेश्वर शर्मा को नहीं भूल सकते। बीते दिनों हमने देखा महाकाल तक के लिए बसें लेकर पहुंचे थे, श्रद्धालुओं को दर्शन भी करा रहे थे, तमाम ये चुनावी चीजें करने की कोशिश उसी साल में जब चुनाव है, आपको पता है आप प्रत्याशी हैं, कोशिश अलग अलग वर्गों ने भी की है कि अपनी मांगों को उन तक पहुंचाया जा सके। हिंदुत्व का मुद्दा भारी पड़ सकता है यहाँ पर, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर बीते दिनों आवाज उठाई गई, व्यापम का जिक्र भी कर रहे थे मिथिलेश, कितना असर डालेंगी ये बातें?
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में सनातन के मुद्दे को लेकर लगातार हवा दी जा रही है। अगर हम देखेंगे तो ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता जब भी किसी भी बड़ी सभा में या प्रचार करते हैं तो इस बात को जोर शोर से उठाते हैं कि सनातन बड़ा मुद्दा दिखाने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि इजराइल हमास को लेकर जो विरोध हुआ उसको भी राजनीति से जोड़ा गया। तो सनातन मध्य प्रदेश में मुद्दा तो रहेगा ही और साथ ही उसको विकास को भी जोड़ा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे आपने रामेश्वर शर्मा का जिक्र किया, तो रामेश्वर शर्मा कहीं ना कहीं अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। वो हमेशा सनातन को लेकर या दिग्विजय सिंह कोई ट्वीट करते हैं या कोई भी प्रतिक्रिया आती है तो तत्काल रामेश्वर शर्मा सक्रिय होते हैं, सनातन के मुद्दे को हवा दी जाती है। अच्छा, भोपाल में अगर देखा जाए तो यहाँ एक समीकरण भी ऐसा ही होता है कि यहाँ 2 सीट, एक तो भोपाल उत्तर और दूसरा भोपाल मध्य, यहाँ ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से होता है। तो यहाँ पर और दोनों ही जगह कांग्रेस के जो मुस्लिम उम्मीदवार है, उत्तर से उन्होंने जो आरिफ अकील उनके बेटे आसिफ को टिकट दिया, जबकि यहाँ से भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को टिकट दिया है। तो भोपाल में धीरे धीरे सनातन के मुद्दे को हवा दी जाने लगी है। ऐसा ही हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि दिग्विजय सिंह जब चुनाव मैदान में थे तो यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा भारती को उतार दिया गया था, जो मालेगांव ब्लास्ट में एक समय आरोपी रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बात को देखा जाता है, ये किया जाता है कि इन मुद्दों को हवा दी जाए, क्योंकि सनातन कहीं ना कहीं एक असर डालता है कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत पर। तो वो चीज देखने में आ रही है। और आप देखेंगे तो कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो जो उज्जैन में शमशान में जो तंत्र मंत्र किए गए उसको लेकर तक सवाल उठाए कि कांग्रेस भी अब तंत्र मंत्र करने लगी है और टोटके करने लगी। शमशान में जाके उसकी बजाय कम से कम उन्हें अगर कुछ करना ही है तो महाकाल जाके पूजा करना चाहिए, अच्छी बारिश के लिए पूजा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे यहां पर भी हावी है। कांग्रेस ने भी ऐसा ही देखने को मिला कि जब बुधनी में शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी, तो उनके सामने फिल्मी पर्दे के हनुमान यानी विक्रम मस्तान को उतार दिया। तो ये देखने में लगातार आ रहा है, विक्रम मस्तान को यही प्रचारित किया जा रहा है कि हनुमान जी चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक की तरह बजरंगबली की एंट्री तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिल रही है। ये शैलेंद्र, लेकिन बहुत दिलचस्प बात जिसका आपने जिक्र किया है, आशीष से इस पर टिप्पणी जरूर लूंगी। आशीष, हालांकि जरूर नरसिंहपुर का मुद्दा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जब कोई बात उठती है प्रभाव पूरे प्रदेश में ही पड़ता है। कमलनाथ जी की फोटो थी, उज्जैन में तंत्र मंत्र चल रहा था, ये कहा जा रहा था कि अनुष्ठान इसलिए कर रहे हैं जिससे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना सकें। बहुत दिलचस्प चीजें हो जाती हैं जब आप चुनाव की बात करते हैं और फिर ऐसी चीजें भी आती हैं जिसमें पूरी कोशिश करती है जनता कि भाई हमारा जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बन जाए। जी बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश में भी सनातन की लहर जो है काफी समय से भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है। और जब चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में फिर ये आप सब अपने आप को सर्टिफाइड करने में लगे हुए कि हम सनातनी, हम हिंदू। चुनाव के पहले भी हमने देखा है कि गाड़ावाड़ा विधानसभा में रामायण कथा हो रही है, तो उसके बाद कहीं भागवत कथाएं हो रही हैं, नेताजी करा रहे हैं, नेताजी के बड़े बड़े पोस्टर हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बात जनता के लिए सर्टिफाइड की जा रही है साहब कि हम सनातनी हैं और हमें भूल ना जाना। तो ये बड़ा मुद्दा होगा इस बार। लेकिन ये हम आपको बता दें कि नरसिंहपुर जो कहा जाता है, नरसिंहपुर के बारे में कहा जाता है, एक बुंदेलखंडी कहावत है कि पढ़ा लिखा ना होए पर नरसिंहपुरिया होए। कल प्रहलाद पटेल भी इस बात को अपने मंच से बोल रहे थे। तो इस बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई जातिवाद का बड़ा कोई समीकरण नहीं होता है। यहाँ के मतदाता हैं बड़े सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो सनातनी कितना बड़ा मुद्दा होगा प्रदेश में, नरसिंहपुर में, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये समीकरण बताएंगे और जिस तरह से रुझान आएगा वो बताएगा। लेकिन नेताओं ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की है। किसी भी पार्टी का नेता हो, उन्होंने बराबर हनुमान जी के मंदिर की हो, राम मंदिर की हो या राम कथा की बात हो, पूरा उसको तवज्जो दी है। और आने वाले जो दिन है, अभी नवरात्र का समय चल रहा है, उसके बाद त्योहार के ही समय लगे हुए, तो किस तरह से चुनाव प्रचार पे ये भारी पड़ेगा, ये अभी कुछ दिनों में और अच्छी तस्वीरें देखने में। ठीक है, चलिए आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, हमारे तमाम सहयोगी लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।